नमस्कार। आपका बहुत-बहुत स्वागत है हमारे चैनल लीगल आउटलुक में। आपको पता है कि हम प्रॉपर्टी से रिलेटेड जो डिस्प्यूट्स होते हैं उस पर लेटेस्ट जजमेंट को साइट करके डिस्कस करते हैं। और आप जानते हैं कि प्रॉपर्टीज के हजारों रंग हैं, तो हर एक बार में कोई नए पहलू पे हम आपसे चर्चा करते हैं। तो क्या आप तैयार हैं आज के नए चर्चा के लिए? मेरे एक एडवोकेट फ्रेंड ने मुझसे पूछा कि उसका एक क्लाइंट है जो माइनर के नाम की प्रॉपर्टी को बेचना चाहती है। वो मदर है, वो नेचुरल मदर है। उनके हस्बैंड की डेथ हो गई है और चूंकि उसके बच्चे के एजुकेशन के लिए पैसा चाहिए, तो क्या वो बेच सकती है और उसको क्या करना चाहिए? सिमिलरली एक मेरे जानकार हैं, वो प्रॉपर्टी डीलिंग काम करते हैं। उन्होंने बोला कि एक प्रॉपर्टी डीलिंग वो फैसिलिटेट कर रहे हैं जिसमें फादर प्रॉपर्टी बेच रहा है अपने बच्चे का, अपने माइनर का। और तो उनको क्या करना चाहिए और फ्यूचर में क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकती है इस तरह की प्रॉपर्टी को खरीदने से। इन दोनों केसेस में मैंने सजेस्ट किया कि भाई बेहतर ये है कि आप कोर्ट का परमिशन लीजिए खरीदने और बेचने के पहले। तो जो सवाल उठते हैं इन दोनों चीजों, दोनों क्वेश्चंस को, दोनों प्रॉब्लम्स को सुनकर, कि पहला कि क्या माइनर की प्रॉपर्टी को उसका नेचुरल गार्जियन बिना किसी कोर्ट के परमिशन के बेच सकता है। दूसरा कि क्या कोर्ट कभी ऐसे ट्रांजेक्शन को फ्यूचर में रिवर्स कर सकती है, कैंसिल कर सकती है, रिजेक्ट कर सकती है। तीसरा कि क्या अगर प्रॉपर्टी बिक गई है और माइनर जब मेजर हो जाता है तो उसको मुकदमा फाइल करके ऐसे सेल को कैंसिल कराना होगा। इस बैकग्राउंड में या दूसरा क्या तरीका है जिससे कि इस तरह के सेल को माइनर चैलेंज कर सकता है मेजर होने पे। तो इस तरह के सर्कमस्टांसेस को डील करते हुए इन क्वेश्चंस के बैकग्राउंड में मैं आपसे एक और सिचुएशन और फैक्ट डिस्कस करता हूँ, बताता हूँ कि एक फादर दो प्लॉट खरीदता है अपने तीन बच्चों के नाम। तीन तीन बेटे में से एक बेटे की डेथ हो जाती है, दो बेटे होते हैं। बाद में उस प्रॉपर्टीज को वो बेच देता है बगैर कोर्ट के परमिशन की। जब बेटे बड़े होते हैं दोनों, तो फिर वो मदर के साथ मिलकर उस प्रॉपर्टी को किसी तीसरे आदमी को बेच देते हैं। तो क्या जो बेटे ने सेल एग्जीक्यूट किया है, सेल डीड एग्जीक्यूट किया दोनों बेटों ने मेजर होने के बाद, वो अपने आप में वैलिड है या उनको कुछ और करना चाहिए था इस सेल डीड को एग्जीक्यूट करने के पहले? क्या उनके लिए ये आवश्यक था कि पहले वो सेल डीड को कैंसिल, जो पिछले उनके फादर ने किया उसको कैंसिल कराते और बाद में फिर अपना वो सेल डीड एग्जीक्यूट करते जो उन्होंने एग्जीक्यूट किया है? इस बैकग्राउंड में मैं बताऊं कि जो फादर से जो एक प्रॉपर्टी जो फादर ने बेची थी वो ट्रेवल करती है और अंत में जाके वो मिलता है श्रीमती के नीलम्मा को। और जो बेटे ने जो प्रॉपर्टी बेची थी मेजर होने पे और मदर के साथ मिलके, वो जाता है शिवप्पा के पास। बाद में नीलम्मा जो फादर के जरिए जो प्रॉपर्टी उसको मिली थी, उसके सेल डीड के जरिए ट्रैवल करते हुए बीच में और लोगों को बिका था, वो एक सूट फाइल करती हैं डिक्लेरेशन का, जिसको सिविल डेट डिसमिस कर देता है केवल इस ग्राउंड पे कि जो फादर ने बेचा था उसने कोर्ट का परमिशन नहीं लिया था, तो इसलिए जो सेल डीड उसने एग्जीक्यूट किया वो सही नहीं। फर्स्ट अपीलेट कोर्ट कहता है, ट्रायल कोर्ट के डिक्री को सेटिसाइड कर देता है और ये कहता है कि चूंकि जो बेटे बेचने के पहले कोर्ट जाकर पहले के सेल डीड को कैंसिल नहीं करवाए, इसलिए उन्होंने जो सेल डीड किया है वो सही नहीं है और डिक्री कर देते हैं शिवम्मा नीलम्मा के फेवर में। तो अब शिवप्पा इसको चैलेंज करता है हाई कोर्ट में, सेकंड अपील में। वहां भी उसको सफलता नहीं मिलती है। हाई कोर्ट भी यही बात कहती है कि बेटों को बेचने के पहले जो सेल डीड उसके फेवर दूसरे उसके फादर ने एग्जीक्यूट करी थी उसको कैंसिल कराना चाहिए। और चूंकि उसको कैंसिल नहीं कराया गया, तो जो वो सेल डीड है वो फाइनलिटी अटेंड कर लिया है और उसको उससे जो राइट्स नीलम्मा को मिला वो सही है और उसका सेल डीड सही है। अब जिस केस के वही जो इस केस का फैक्ट मैंने बताया है, इस केस का नाम है के एस शिवप्पा वर्सेस श्रीमती के नीलम्मा। और ये इंडिपेंडेंट साइटेशन है 2025 INSC 1195। मेरी बहुत ही रिसेंट जजमेंट है, 7 अक्टूबर 2025 को। इसको लिखा है जस्टिस पंकज मित्तल ने। आपको पता है कि जब भी मैं लीगल आउटलुक पे अपने चैनल पे डिस्कशन करता हूँ,
तो वो इंडिपेंडेंट जो लेटेस्ट जजमेंट होता है उसको लेकर डिस्कस करता हूँ और बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में करता हूँ जिससे कि लॉयर को, लिटिगेंट को और लेमैन को इक्वली फायदा हो। इसके पहले कि आज के डिस्कशन में आगे बढ़ूं, मेरा रिक्वेस्ट है कि अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर कीजिए। अपने कमेंट जरूर हम तक पहुंचाइए, जो भी वीडियो होता है उससे रिलेटेड जो मुद्दे होते हैं उससे उसको लेकर। तो इसके हम अब आगे बढ़ते हैं डिस्कशन में और ये देखें कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया। मैं आपको एक रेलिवेंट सेक्शन बनाता हूं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो है सेक्शन 8, हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्जियनशिप एक्ट 1956। वो बड़ा कैटेगरिकली ये कहता है कि जो नेचुरल गार्जियन है वो जो माइनर है उसके बेनिफिट में कुछ वो सारी चीजें कर सकता है जिससे कि माइनर को बेनिफिट हो और उसके स्टेट को फायदा हो, लेकिन जो भी वो पर्सनल किसी ट्रांजेक्शन में इंटर करता है वो माइनर पे बाइंडिंग नहीं होगा। ये कैवेट लगा हुआ है, एक ये कंडीशन लगा हुआ है कि माइनर पे बाइंडिंग नहीं होगा। दूसरी बात ये कहता है कि प्रॉपर्टी जो भी नेचुरल गार्जियन है वो बिना कोर्ट के परमिशन लिए हुए वो ना तो माइनर की प्रॉपर्टी को बेच सकता है, इवन की मोर्टगेज नहीं कर सकता और इवन की लीज नहीं कर सकता 5 साल से ज्यादा का, या जब तक कि अगर वो मेजर हो जाता है तो उसके मेजोरिटी अटेंड करने के 1 साल के पीरियड से ज्यादा का, तो इवन की लीज भी वो लंबे पीरियड के लिए नहीं कर सकता। और अगर कोई प्रॉपर्टी नेचुरल गार्जियन ने प्रॉपर्टी डिस्पोज किया है तो वो वाइडेबल होगा अगर माइनर चाहे तो, या जो आदमी उस माइनर के थ्रू क्लेम कर रहा है वो चाहे तो ये सेक्शन 8 है जो कि बड़ा कैटेगरिकल है अपने सेंस में कि बिना कोर्ट की परमिशन के आप कोई भी माइनर की प्रॉपर्टी का कोई इंटरेस्ट एक्सटिंग्विश नहीं कर सकते, उसके इंटरेस्ट को खत्म नहीं कर सकते। अब जो पहला सवाल है यहाँ पे कि क्या माइनर के लिए ये जरूरी था कि वो मेजर हो गया तो जो पहले के सेल लीड है उसको रिजेक्ट करने के लिए कोर्ट जाए, या अपने किसी और बिहेवियर के जरिए वो उसको रिजेक्ट कर सकता है। रिपुडिएट वर्ड यूज किया गया तो रिपुडिएट कर सकता है या नहीं। तो जैसा कि हमने बताया कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने इस जजमेंट में जो कहा, पहली बात तो ये कही कि जो भी सेल माइनर की प्रॉपर्टी का है और उसके गार्डियन के द्वारा है बिना कोर्ट के परमिशन के वो वाइडेबल है, वाइड नहीं है। पहली चीज ये कही। दूसरा चीज क्या है कही कही इसमें बड़ा कैटेगरिकल टर्म में ये कहा कि कोई जरूरी नहीं है कि कोर्ट जाकर वो कैंसिलेशन मांगे सेल डीड का, वो अपने किसी बिहेवियर के जरिए भी वो उसको रिजेक्ट कर सकता है, जैसा कि इस केस में उसने किया कि उसने सब्सिक्वेंट सेल डीड एग्जीक्यूट कर दिया। ये अपने आप में कंप्लीट रिजेक्शन है पहले सेल डीड का। क्योंकि यहाँ आपने सेक्शन 8 में एक बात और भी देखी होगी कि जो रिपुडिएशन की बात है, रिजेक्शन की बात है, इवन की माइनर भी कर सकता है पिछले सेल डीड को जो नेचुरल गार्डियन ने किया है, या उसके जरिए कोई और क्लेम कर रहा है वो भी कर सकता है। तो यहाँ पे कोर्ट ने ये कहा कि कोई जरूरी नहीं है उसके लिए कि वो मुकदमा करके ही कैंसिलेशन ऑफ सेल डीड की डिमांड करे। इवन की वो अगर उसने अगर सेल डीड किसी और को कर दिया है तो वो भी अपने आप में पहले सेल डीड का क्लियर कट रिजेक्शन। अब इसको हम थोड़ा सिंपल वर्ड में ये समझते हैं कि रिजेक्शन बाय कंडक्ट जो वर्ड यूज किया गया, या रिपुडिएशन बाय कंडक्ट कोर्ट के द्वारा जो यूज किया गया, उसका मतलब ये होता है कि प्रॉपर्टी को बेच करके भी किया जा सकता है जब वो मेजर हो गया, या जो इलीगल बायर है, जो ये नेचुरल गार्डियन के सेल के जरिए जो बायर है उसकी उसने अगर कोई पोजीशन का दावा किया है या पोजीशन नहीं मिला है तो उसको ऑब्स्ट्रक्ट करके भी कर सकता है। तीसरा कि जो पहले का सेल है उसको लीगल इफेक्ट में नहीं आने दे, इसके लिए अगर कोई वो अपना कदम उठाता है तो वो भी एक तरीके से जैसे म्यूटेशन को चैलेंज कर देना या इस तरह की चीजों को चैलेंज कर देना, जिससे कि वो जो पहले सेल डीड के जरिए जो नेचुरल गार्डियन ने किया है उससे इफेक्ट में लाने के लिए किया गया है, तो ये भी अपने आप में कंप्लीट है। तो जो की पॉइंट्स हैं इस केस में कि परमिशन ऑफ कोर्ट मैंडेटरी है किसी भी माइनर और प्रॉपर्टी के लिए की प्रॉपर्टी को बेचने के लिए, ये पहला की पॉइंट है। दूसरा कि जो ये सेल नेचुरल गार्डियन के द्वारा किया गया है ये वाइडेबल है, वाइड नहीं है। ये वाइडेबल है एट द इंस्टांस ऑफ, या
कंडक्ट ऑफ माइनर या उसके जरिए जो क्लेम कर रहे हैं। तीसरा कि जो बे अपने आप में सेल कर देना या अपने टाइटल को एसर्ट करना किसी फोरम पे, जैसे वो म्यूटेशन के लिए चला गया कि भाई अब मेरे फादर इस प्रॉपर्टी का म्यूटेशन मेरे नाम किया जाए, या दूसरी पार्टी ने जो नेचुरल गार्डन से खरीदा है वो गया म्यूटेशन में तो उसको वो ऑब्जेक्ट कर रहा है। तो ये सब भी अपने आप में रिपुडिएशन काफी है और पिछले सेल डीड को चैलेंज करने के लिए। और चौथी बात की कैंसिलेशन ऑफ सेल डीड बाय नेचुरल गार्डियन कोई मस्ट नहीं है, मैंडेटरी नहीं है। पांचवी बात की कोई भी थर्ड पार्टी बगैर चैन को वेरीफाई किए अगर कोई सेल डीड एग्जीक्यूट करा लेता है अपने फेवर में तो वो भी एनफ नहीं है, क्योंकि निलम्मा थी वो, उसने उसके चेन भी कंप्लीट नहीं थे, तो कोर्ट ने इस चीज को भी बड़ा सीरियसली लिया। और निलम्मा के जो प्लेंटिफ थी इस केस में जिसके सूट को रिजेक्ट किया था ट्रायल कोर्ट ने, उसके बारे में कोर्ट ने ये भी कहा कि वो अपने टाइटल को प्रूव नहीं कर पाई। दूसरा कि वो खुद भी विटनेस बॉक्स में इंटर नहीं करी। तीसरा जो उसके तरफ से अटॉर्नी इंटर किया था उसको कंप्लीटली वो अपने केस को प्रूव नहीं कर पाया, तो ये सब कमी थी उसके केस में। अब मैं जो कहना चाहता हूँ कि ये बड़ा लैंडमार्क जजमेंट लगा मुझे, क्योंकि बहुत सी चीजों को इसने क्लैरिफाई किया। इसमें दो पॉइंट पे मैं कहना चाहूंगा। सबसे पहला तो ये कि माइनर माइनर के राइट को प्रोटेक्ट करने का जो बेसिक रीजनिंग है, जो लीगल प्रोविजन है, उसको बहुत बेहतर डिस्कस किया। दूसरा, इसने ये भी क्लैरिफाई किया कि किसी भी वाइडेबल ट्रांजेक्शन को जो माइनर की प्रॉपर्टी से रिलेटेड है उसको कैसे चैलेंज किया जा सकता है। मैं जो हमारे व्यूअर्स हैं उसमें जो लॉ में इंटरेस्ट रखते हैं, चाहे वो लॉयर हैं, लॉ स्टूडेंट हैं या कॉमन लिटिगेंट हैं, उनसे कहूंगा ये जजमेंट पढ़िए। जजमेंट बहुत बढ़िया लगा मुझे। जैसा कि मैं कहता हूँ आपसे कि नॉलेज इज पावर। आज की डेट में बहुत बड़ी शक्ति है नॉलेज, और जो लेटेस्ट लॉ का नॉलेज है ये तो आपको अपडेटेड पावर है। तो हर एक वीडियो हमारा आपको अपडेट करता है, आपको पावरफुल बनाता है। तो आप कंटिन्यू कीजिए मेरे वीडियो को वॉच करना। प्लीज कीप वॉचिंग एंड कीप सजेस्टिंग योर वेज टू इम्प्रूव। आपको जो अच्छा लगता है कि कैसे मैं वीडियो को इम्प्रूव कर सकता हूँ आप जरूर बताइए।